नमस्कार। मैं आज विद्यार्थियों के अनुरोध पर हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसे अंग्रेजी में करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं, को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वाक्य अशुद्धि शोधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते ही हैं, क्लास 6 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक वाक्य संशोधन से संबंधित कई प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं इस विषय पर कई वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि आप वाक्य संशोधन या करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ठीक ठीक समझ सकें और अधिक से अधिक नंबर भी प्राप्त कर सकें। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल वाक्य संशोधन से संबंधित कई नियमों की जानकारी दी है। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए वाक्य अशुद्धि शोधन पर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रकट करता हूं। मैं केवल इस वीडियो में पदक्रम संबंधी अशुद्धियां पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए अब मैं एक वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार पाई जाती है, इसकी चर्चा मैं यहां पर करता हूं। आइए सबसे पहले पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किसे कहते हैं, यानी पदक्रम क्या है और पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार पाई जाती है। जब तक हम पदक्रम शब्द से परिचित नहीं हो जाते हैं, तब तक उन अशुद्धियों को शुद्ध कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आइए सबसे पहले पदक्रम किसे कहते हैं, इसकी मैं जानकारी यहां पर देता हूं। पदक्रम शब्द का अर्थ होता है शब्दों का सही क्रम, यानी वाक्य बनाते समय शब्दों को हम इस क्रम में रखें ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंदी में वाक्य का आरंभ करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करना चाहिए। बीच में कर्म होता है और अंत में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, यहां मोहन कर्ता है, जबकि किताब कर्म है और पढ़ना शब्द क्रिया है। जबकि अंग्रेजी में ठीक इसके विपरीत होता है या विपरीत लिखा जाता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, यानी मोहन रीड्स बुक। यानी कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी में पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, यहां सब्जेक्ट यानी कर्ता मोहन है, फिर क्रिया यानी वर्ब होता है, यहां वर्ब पढ़ना है, और अंत में कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, यहां इस वाक्य में ऑब्जेक्ट किताब है। कई बार हम इन विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारा बोलना और लिखना दोनों ही गलत हो जाता है। अतः हमें कभी भी अंग्रेजी का पदक्रम नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें सदा हिंदी का ही पदक्रम अपनाना चाहिए। शब्दों का सही क्रम होना अति आवश्यक है, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। यानी हमें हिंदी में
पहले कर्ता का प्रयोग करना चाहिए, फिर कर्म का प्रयोग करना चाहिए और अंत में क्रिया को ही अपनाना चाहिए, यानी अंत में क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार होती है इसकी हमें जानकारी मिल जाए और हम वाक्य को शुद्ध भी कर सकें। आइए सबसे पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। पहला उदाहरण, मुझे एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। आइए इस वाक्य को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, यह वाक्य कहाँ गलत है और क्यों गलत है। मुझे एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, इसे समझिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है। जी हाँ, मुझे एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। उत्तर होगा, मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अगला देखिए, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। देखिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है और पदक्रम संबंधी जो गलतियां हैं वह कहाँ गलत है। जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। उत्तर होगा, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। जी हाँ, उत्तर होगा, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। अब मैं अगला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाइए। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाइए। जी हाँ, यह एक ऐसा वाक्य है जिसे पढ़कर ही हंसी आ जाती है। जी हाँ, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाइए। बनाइए, कैसे बनाएंगे? कौन सा शब्द है जो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, शब्द इधर उधर है। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाइए। भला इस वाक्य को आप कैसे ठीक करेंगे? जी हाँ, इसका उत्तर होगा, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाइए। जी हाँ, उत्तर होगा, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाइए। इसे हम और तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम और तरीके से भी बतला सकते हैं। जी हाँ, उत्तर होगा, फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाइए। जी हाँ, उत्तर होगा, फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाइए। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, गरम भैंस का दूध पीजिए। इस प्रकार कई बार लोग बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु वे नहीं जानते हैं कि मैंने गलत कहा है। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, गरम भैंस का दूध पीजिए। यहाँ भी पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। जी हाँ, उत्तर होगा, भैंस का गरम दूध पीजिए। जी हाँ, उत्तर होगा, भैंस का गरम दूध पीजिए। हमारा अगला वाक्य है, मुझे एक फूलों की माला ला देना। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, मुझे एक फूलों की माला ला देना। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। सोचिए कहाँ गलत है, कैसे गलत है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा वाक्य है, मुझे एक फूलों की माला ला देना। जी हाँ, वाक्य बिल्कुल गलत है। इसे हम कैसे शुद्ध करेंगे, इस पर विचार कीजिए। जी हाँ, हमारा उत्तर होगा, मुझे फूलों की एक माला ला देना। भला आप ही सोचिए, एक फूल से माला हम कैसे बना सकते हैं। अतः उत्तर होगा, मुझे फूलों की एक माला ला देना। जी हाँ, उसी तरह एक और उदाहरण देखिए, उसने बच्चों को काटकर सेब खिलाए। जी हाँ, इस वाक्य पर गौर कीजिएगा, उसने बच्चों को काटकर सेब खिलाए। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए।
विचार कीजिए, सोचिए कहाँ गलत है, कैसे इसे हम शुद्ध करेंगे। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, उसने बच्चों को काटकर सेब खिलाए। इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ गलत है, क्यों गलत है, इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। निस्संदेह पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, लेकिन कहाँ गलत है, कैसे गलत है, कौन सा शब्द आगे पीछे होगा, इस पर गौर कीजिएगा। उसने बच्चों को काटकर सेब खिलाए। निस्संदेह वाक्य पढ़कर बड़ा विचित्र लगता है कि बच्चों को काटकर कोई सेब कैसे खिला सकता है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। जी हाँ, शुद्ध वाक्य है, उसने बच्चों को सेब काटकर खिलाए, या उसने सेब काटकर बच्चों को खिलाए। इस वाक्य को हम दो तरीके से बना सकते हैं। हमारा पहला तरीका है, उसने बच्चों को सेब काटकर खिलाए, या उसने सेब काटकर बच्चों को खिलाए। जी हाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां इसी तरह की होती है। शब्दों को आगे पीछे रखा जाता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हो जाए और गलत कर बैठे। इसीलिए पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार होती है, इसकी हमें जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। हमारा अगला वाक्य है, गाय का ताकतवर दूध होता है। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, गाय का ताकतवर दूध होता है। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इस पर विचार कर सकें। हमारा अगला वाक्य है, गाय का ताकतवर दूध होता है। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूं। गाय का ताकतवर दूध होता है। जी हाँ, उत्तर होगा गाय का दूध ताकतवर होता है। जी हाँ, गाय का दूध ताकतवर होता है। केवल शब्दों का हेर फेर है। वाक्य बनाते समय में केवल वाक्य पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ बैठेगा और इसे हम कैसे शुद्ध करेंगे। जी हाँ, उत्तर होगा गाय का दूध ताकतवर होता है। अब अगला वाक्य देखिए, एक कटोरा दूध से भरा लाओ। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, एक कटोरा दूध से भरा लाओ। इस वाक्य को जरा गौर से पढ़िए और देखिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है और इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। हमारा वाक्य है, एक कटोरा दूध से भरा लाओ। जी हाँ, इसका शुद्ध रूप है, दूध से भरा एक कटोरा लाओ। जी हाँ, इसका उत्तर होगा दूध से भरा एक कटोरा लाओ। अगला वाक्य देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। जी हाँ, इस वाक्य को गौर से देखिए, कहाँ गलत है, क्यों गलत है और इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। भला खरगोश को काटकर कोई गाजर कैसे खिला सकता है। जी हाँ, इसलिए इस वाक्य को गौर से देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। जी हाँ, उत्तर होगा खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। जी हाँ, उत्तर होगा खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। इसे हम और तरीके से भी बना सकते हैं, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। जी हाँ, हम और तरीके से भी इसे बना सकते हैं। उत्तर होगा गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। हमारा अगला वाक्य देखिए, सुभाष चंद्र बोस का यह देश सदा आभारी रहेगा। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस का यह देश सदा आभारी रहेगा। जी हाँ, यहाँ भी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, लेकिन कौन सा शब्द है जो गलत है, कौन सा शब्द कहाँ बैठेगा, किस शब्द को हम कहाँ रखेंगे ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, सुभाष चंद्र बोस का यह देश सदा आभारी रहेगा। ऐसे अक्सर प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुभाष
चंद्र बोस का यह देश सदा आभारी रहेगा। जी हां, उत्तर होगा यह देश सुभाष चंद्र बोस का सदा आभारी रहेगा। जी हां, उत्तर होगा यह देश सुभाष चंद्र बोस का सदा आभारी रहेगा। अब अगला वाक्य देखिए, मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। जी हां, अगला वाक्य है मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। इस वाक्य को गौर से देखिए और सोचिए, इस पर विचार कीजिए, कौन सा शब्द है जो सही जगह प्रयुक्त नहीं हुआ है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हां, हमारा वाक्य है मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। सोचिए, क्या फ्रिज ठंडा होता है? फ्रिज में ठंडा करने की शक्ति होती है। मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। फ्रिज कभी भी ठंडा नहीं होता है, फ्रिज कभी भी गर्म नहीं होता है। जी हां, हमारा अगला वाक्य है मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। उत्तर होगा मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। जी हां, उत्तर होगा मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। अगला वाक्य देखिए, यहां असली गाय का घी मिलता है। जी हां, हमारा अगला वाक्य है यहां असली गाय का घी मिलता है। सोचिए, समझिए, कहां गलत है, क्यों गलत है। पदक्रम संबंधी यदि अशुद्धियां है तो कहां है, कौन सा शब्द है जो आगे पीछे कहीं भी लिखा जा चुका है जिसके कारण यह वाक्य गलत है। जी हां, हमारा वाक्य है यहां असली गाय का घी मिलता है। कभी इस पर विचार कीजिएगा, क्या गाय कभी भी असली होती है या गाय कभी भी नकली होती है? ध्यान दीजिएगा, यहां असली गाय का घी मिलता है। जी हां, उत्तर होगा यहां गाय का असली घी मिलता है। ऐसा घी जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। जी हां, उत्तर होगा यहां गाय का असली घी मिलता है। आइए अब हमें पदक्रम संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसके लिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिना कड़ी मेहनत किए जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। जी हां, एक और मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह उदाहरण अंतिम उदाहरण है। जी हां, अगला उदाहरण है बिना कड़ी मेहनत किए जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। इस वाक्य को गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, कहां गलत है, क्यों गलत है। थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इस पर कुछ विचार कर सकें, कुछ सोच सकें। जी हां, हमारा अगला वाक्य है बिना कड़ी मेहनत किए जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। जी हां, उत्तर होगा कड़ी मेहनत किए बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। जी हां, उत्तर होगा कड़ी मेहनत किए बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। उम्मीद करता हूं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार होती है और उसे हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, इसे मैंने पर्याप्त उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।